गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक की ओर, नेक्स्ट आर्टिकल की ओर, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की ओर बढ़ेंगे। और आज हम पे किस किस चीज़ों पे बात करनी है पहले उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और फिर उसका हम लोग एक्सटेंशन देख लेंगे। ठीक है, ओके। तो आज हम लोगों को किस चीज़ पे बात करनी है पहले हम लोग सीखते हैं। हम लोग पहली बात करेंगे देखिए, पहले हम लोग बात करेंगे व्हाट इज स्टॉक्यूमेट्री। सेकंड, स्टॉक्यूमेट्रिक कैलकुलेशन की बात करेंगे। थर्ड, हम लोग पीओएसी कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। पीओएसी कॉन्सेप्ट का फुल फॉर्म होता है प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन की बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट की। फिर हम लोग बात करेंगे किसकी बात करेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट की हम लोग बात कर रहे होंगे। स्टॉक्यूमेट्रिक कैलकुलेशंस में हम लोग किन किन चीज़ों की बात करेंगे? मोल मोल रिलेशनशिप की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा? मोल मोल एनालिसिस या मोल मोल रिलेशनशिप की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? मोल मोल एनालिसिस, मोल मोल एनालिसिस या मोल मोल रिलेशनशिप की बात करेंगे। दूसरी बात हम लोग करेंगे मास मास की बात करेंगे, मास मास रिलेशनशिप की बात करेंगे। फिर हम लोग वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप की बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे मास वॉल्यूम रिलेशनशिप की बात करेंगे। इन चीज़ों की हम लोग बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग व्हाट इज स्टॉक्यूमेट्रिक, स्टॉक्यूमेट्रिक की बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे स्टॉक्यूमेट्रिक कैलकुलेशन में। स्टॉक्यूमेट्रिक कैलकुलेशन में हम लोग बात करेंगे मास मास रिलेशनशिप की बात करेंगे या मास मास एनालिसिस की बात, सॉरी, मोल मोल एनालिसिस की बात करेंगे या मोल मोल रिलेशनशिप की बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे मास मास रिलेशनशिप क्या होता है, उसे कैसे ड्राइव करते हैं, कैसे उसको कनेक्ट करते हैं, कैसे उसको सवाल करते हैं, सारी बातें हम लोग कर रहे होंगे। इसी तरह से हम लोग अपने, तो सबसे पहले हमारा लेक्चर है, हम लोगों को बात करनी है कि एक्चुअली स्टॉक्यूमेट्रिक होती क्या है, बेसिकली स्टॉक्यूमेट्री है क्या, उस पर हम लोग बात करना शुरू करते हैं। दैट्स क्लियर और नॉट क्लियर? ये वर्ड किसने डिस्कवर्ड किया था, पहले तो हम लोग बात करेंगे कि इस वर्ड का डिस्कवर कैसे हुआ था और ये वर्ड किस हिसाब से बना था। ठीक है, इस वर्ड का डिस्कवर किसने किया था और ये वर्ड किस हिसाब से बना था। द वर्ड इज वाज डिस्कवर्ड
जेरेमेंस रिच्टर, दिस इज द नाम ऑफ द साइंटिस्ट जिन्होंने इस वर्ड को ढूंढा था। ठीक है ना, ठीक है। ये जर्मन साइंटिस्ट थे। ये कौन से साइंटिस्ट थे? जर्मन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको ढूंढा था, इस वर्ड को। ये जो वर्ड है बेसिकली दो वर्ड से मिलकर करके बना हुआ है। ये देखिए, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ये दो वर्ड के। अब जितने यूरोपियन कंट्री के साइंटिस्ट हुए, जर्मनी यूरोपियन कंट्री है, जितने भी यूरोपियन कंट्री के साइंटिस्ट हुए उन्होंने ग्रीक लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, ग्रीक वर्ड को ढूंढा। मतलब कि उनका जितना भी रिप्रेजेंटेशन है वो सारा ग्रीक वर्ड में रिप्रेजेंटेशन है। तो ये दो ग्रीक वर्ड, ये जो है किससे बना हुआ है? एडिंग टू ग्रीक वर्ड। ये एडिंग टू ग्रीक वर्ड बाय टू कहेंगे कौन कौन से ग्रीक वर्ड सर जिनको ऐड करके रखे ये बना हुआ है? वो ग्रीक वर्ड है, पहला स्ट्रोक्यून, एक ग्रीक वर्ड है, प्लस एडिंग बाय टू ग्रीक वर्ड स्ट्रोक्यून और मेट्रॉन। स्ट्रोक्यून और मेट्रॉन दो वर्ड को ऐड कर करके ये बना हुआ है। ये दोनों वर्ड कैसे हैं बेटा? कौन से वर्ड हैं बेटा? ग्रीक वर्ड है। और स्वाभाविक है हम लोग ग्रीक लैंग्वेज को तो समझ नहीं पाएंगे। हम लोगों को वर्ड कैसा चाहिए? उसका इंग्लिश में मीनिंग चाहिए। उसका क्या होना चाहिए? इंग्लिश में मीनिंग। तो इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या होगा और इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या होगा, ये समझना चाहते हैं। इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है एलिमेंट, और इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है मेजर। ठीक है, क्लियर होगा? इसका मतलब इंग्लिश मीनिंग क्या है? इसका इंग्लिश में अगर दोनों सेंटेंसों को अगर हम लोग दोनों को ऐड कर दें तो दोनों का मतलब क्या होगा? मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट। कैसा मेजरमेंट? देखिए, मेजरमेंट दो तरह का होता है, एक क्वालिटेटिव मेजरमेंट होता है, एक क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होता है। तो यहाँ मेजरमेंट क्वांटिटेटिव मेजरमेंट की बात करेंगे, क्वालिटेटिव मेजरमेंट की बात करेंगे, क्वांटिटी की बात करेंगे। तो यहाँ पे एक्चुअली इसका मतलब, इसको अगर हम इंग्लिश में कहें तो इन इंग्लिश में कह सकते हैं इट इज द क्वांटिटेटिव इट इज द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इन इंग्लिश की मीनिंग में हम कह सकते हैं इट इज द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का हमारा क्या होता है? एक क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होता है। ठीक है ना? ओके, क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? क्वांटिटेटिव मेजरमेंट का उसके अमाउंट को स्टडी करना। किसको स्टडी करना? अमाउंट को स्टडी करना। अमाउंट इन टर्म्स ऑफ मोल्स भी हो सकता है, अमाउंट इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स भी हो सकता है, अमाउंट इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, और अमाउंट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स भी हो सकता है। वॉल्यूम भी हो सकता है। ठीक है ना? उसका इसका मतलब क्या है? ये अगर हम बात करें तो हम लोग बात करते हैं इसमें किस चीज की बात करते हैं? क्वांटिटेटिव अप्रोच की।
quantitative approach of reactants and products। हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव अप्रोच ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। क्वांटिटेटिव अप्रोच है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इन बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ध्यान रखिएगा कि केमिकल रिएक्शन हमारी क्या होनी चाहिए, शुड बी बैलेंस्ड। हमारी केमिकल रिएक्शन पूरी रूप से क्या होनी चाहिए, संतुलित होनी चाहिए। दैट्स क्लियर। क्लियर हुई ना मेरी बात, क्लियर हुई मेरी बात, समझ में आई मेरी बात कि हमारी क्या होनी चाहिए, इक्वेशन क्या होनी चाहिए। और हमारा क्वांटिटेटिव मेजरमेंट जो हो सकता है, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट या अमाउंट का मेजरमेंट जो हो सकता है, या क्वांटिटेटिव मेजरमेंट जो हो सकता है वो किसके टर्म्स में हो सकता है, ध्यान रखिएगा, मोल्स के टर्म्स में हो सकता है, मासेस के टर्म्स में हो सकता है, मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में हो सकता है, और वॉल्यूम्स के टर्म्स में हो सकता है। मतलब क्वांटिटेटिव एनालिसिस किसी के भी टर्म्स में आपको हो सकती है। दैट्स क्लियर, दैट्स क्लियर, मेरी बात समझ में आई। इसका मतलब स्टोइकियोमेट्रिक वर्ड जो है बेसिकली हमको निष्कर्ष निकला, एक ये जर्मन साइंटिस्ट थे, ये यूरोपियन साइंटिस्ट थे। यूरोपियन साइंटिस्ट जो जनरली लैंग्वेज जो इस्तेमाल करते हैं, अपना जो वर्ड रिसर्च करते हैं वो ग्रीक लैंग्वेज से वर्ड को उठाते हैं, और इस ग्रीक वर्ड से ही उन्होंने स्टोइकियोमेट्रिक वर्ड को निकाला। और ये दो ग्रीक वर्ड को जोड़ करके इसको बनाया। ये जो दो ग्रीक वर्ड थे, स्ट्रोकियोन और मेट्रोन, वर्ड को जोड़ करके बनाया। इसका मतलब क्या हुआ, स्ट्रोकियोन का अगर हम इंग्लिश मीनिंग बात करें तो ये एलिमेंट है, और ये है मेजरमेंट। ठीक है ना, मेजर वर्ड मेजरमेंट से ही आया। तो इसका मतलब हम दोनों चीजों को मिला करके अपनी एक इंग्लिश लैंग्वेज में कहें तो इट इज द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट। स्टोइकियोमेट्री इज द, अगर हम स्टोइकियोमेट्री की डेफिनेशन पूछे कि व्हाट इज द स्टोइकियोमेट्रिक, तो आप कहेंगे सर स्टोइकियोमेट्री इज द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का मतलब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स का क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ही हमारा क्या कहलाता है, स्टोइकियोमेट्रिक कहलाता है। क्लियर, स्टोइकियोमेट्रिक कहलाता है। क्लियर हुआ मेरी बात यहां तक। स्टोइकियोमेट्री की डेफिनेशन से देखिए, हम डेफिनेशन से लेक्चर को इसलिए उठाते हैं कि हम लोग समय के साथ साथ चीजें भूलते बहुत तेजी से। क्वेश्चंस में हेडिंग जरूर दे रखी होगी कि स्टोइकियोमेट्रिक वर्ड यूज कर, तो अगर हमारे डेफिनेशन से हर चीज की कनेक्टिविटी होगी तो हम कभी भी भूलेंगे नहीं, हमेशा मेमोराइज रहेगा हमारे लिए। तो इसीलिए हमेशा कोशिश ये करो कि कोई भी डेफिनेशन अगर केमिस्ट्री में हो तो उसकी जो है डेफिनेशंस को उसके वर्ड से को रिलेट करने की कोशिश करो। अगर आपने वर्ड से उसको को रिलेट कर करके हर चीज को समझी हुई है तो कभी भी आपसे गलती नहीं होगी और सवाल 100% होगा। दैट्स क्लियर। तो पहला हमारा जो चीज जिसको एक्सटेंड करना था वो चीज हमने समझ लिया, व्हाट इज स्टोइकियोमेट्रिक, और स्टोइकियोमेट्रिक की मीनिंग क्या होती है। अब नेक्स्ट आर्टिकल क्या है हमारा बेटा, नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। नेक्स्ट है हमारा स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। स्टोइकियोमेट्रिक को कैलकुलेशन से पहले हम लोग एक वाईमैप डायग्राम देखते हैं। तो हमने आपको बताया कि जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होती है वो बेसिकली किन चार टर्म्स, हमने कहा था चार टर्म्स इर्द गिर्द नाच रहे होंगे। एक शब्द क्या नाच रहा होगा, मोल्स। एक क्या होगा भाई, देखिए वाई बिल्कुल बन रहा है ना, कौन कौन से, मास, वॉल्यूम, एट एसटीपी
या एनटीपी पे बात करते हैं। जो वॉल्यूम गिवन हो वो कैसा है, और बढ़ा दिया एसटीपी या एनटीपी पे वॉल्यूम, ठीक है। और फाइनली क्या क्या बेटा, पार्टिकल्स। क्या अगला चीज क्या है, पार्टिकल्स। पार्टिकल्स में हमने जनरली क्या था, मॉलिक्यूल्स। जनरली क्या बताया, पार्टिकल्स में क्या होंगे, एटम्स या मॉलिक्यूल। तो हम एक जनरल वर्ड दे दें यहां पे, पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का मतलब बेसिकली एटम्स ज्यादातर यूज होंगे या मॉलिक्यूल्स यूज होंगे। आप कहेंगे हाँ बात सही है सर, ज़्यादातर हमारे लिए एटम्स और मॉलिक्यूल ज़्यादा होते हैं, यूज़ होते हैं। जैसे हमने बताया था कि आयंस भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, प्रोटॉन भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारे जो स्टॉक्यूमेट्री में एटम और मॉलिक्यूल्स का ज़्यादा यूज़ होगा। और स्टॉक्यूमेट्री में तो विशेष रूप से तो मॉलिक्यूल का ही यूज़ हो रहा होगा, ठीक है ना, क्योंकि मॉलिक्यूल ही तो आपस में कंबाइन करेंगे ज़्यादातर। तो अगर देखिए वाई मैप को समझिए, मास और मोल का कन्वर्जन फैक्टर। कन्वर्जन फैक्टर वो फैक्टर होता है जिसको यूज कर करके हम एक टर्म से दूसरे टर्म्स में उसको बदल सके। इसका मास और वॉल्यूम का, मास और मोल का जो कन्वर्जन फैक्टर होता है वो m होता है। m इज द मोलर मास, m इज द मोलर मास, ठीक है। मोलर मास क्या होता है, एक मोल सब्सटेंस का ग्राम में मास जो होता है वो उसका मोलर मास होता है। एक मोल सब्सटेंस का ग्राम में मास जो होता है वो उसका क्या होता है, मोलर मास होता है। आई एम राइट और रॉन्ग? आप कहेंगे बिल्कुल सही सर, आपकी बात समझ में आई मुझे। अब देखिए, कभी भी वाई मैप में अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जाना होगा। अंदर से बाहर, बाहर से अंदर का मतलब क्या है कि मास दे रखा होगा, मोल निकालना होगा, मोल दे रखा होगा, मास निकालना होगा। कभी भी बाहर से अंदर जाएंगे तो हमेशा जो कन्वर्जन फैक्टर होगा उसका डिवीजन होगा। क्या होगा, डिवीजन होगा। तो इसका मतलब इधर से अगर मास गिवन है और मोल निकालना है तो क्या करेंगे, कहेंगे सर कन्वर्जन फैक्टर जो है m का आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। कहेंगे बिल्कुल सही सर, बात समझ में आई मुझे। अगर आप मुझे नेक्स्ट बात बताओ, अगर हमको मोल दे रखा है और हमको मास निकालना है तो ऑपरेशन जस्ट उल्टा करना पड़ेगा नहीं। अगर बाहर से अंदर आने पे डिवीजन है तो अंदर से बाहर जाने पे क्या होगा, इसका ऑपरेशन जस्ट उल्टा। डिवीजन का उल्टा ऑपरेशन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो m से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट्स क्लियर, बात समझ में आई। अपने दिमाग में हमने डाल लिया कि हमको मोल के इर्द गिर्द जो है तीन टर्म्स बेसिकली लाई करते हैं, उन टर्म से अंदर की ओर जाना है तो कन्वर्जन फैक्टर याद करो। कन्वर्जन फैक्टर को याद कर करके हमको मोल पे आ जाना है, और मोल से अगर उन कन्वर्जन फैक्टर पे जाना है, उन टर्म्स पे जाना है तो कन्वर्जन फैक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर उन कन्वर्जन फैक्टर से मोल पे आना है तो कन्वर्जन फैक्टर का डिवाइड करेंगे। क्लियर हुआ? अब मुझे बताइए, वॉल्यूम एट एसटीपी या एनटीपी पे, जो इसका मतलब क्या होगा, इसमें कन्वर्जन फैक्टर होता है मोलर वॉल्यूम। क्या होता है बेटा, मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 22.4 लीटर, ठीक है। या अब न्यूएस्ट जो होता है वो 22.7 लीटर होता है। कहेंगे सबसे न्यूएस्ट, लेकिन हम लोग ज्यादातर सवालों में यही यूज करेंगे। कहेंगे ये कैसे हो गया, क्योंकि देखो डेफिनेशन हम आपको बता दे रहे हैं कैसे आता है। 22.7 बड़ा अजीब लग रहा होगा, कई सवाल में भी रख देगा वो, तो आप लोग को कह रहे 22.4 तो रटते रटते हम लोग थक चुके हैं। 22.7 कहाँ से आ गया। एनटीपी या एसटीपी का मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है, ठीक है ना। नॉर्मल टेम्परेचर में 273 मानते, क्लियर, मानते हैं, कहोगे हाँ सर। प्रेशर कितना मानते हो, 1 एटमॉस्फेयर। इसमें नॉर्मल टेम्परेचर 273.14 माना जाता है न्यूएस्ट कॉन्सेप्ट में, और यहां पे प्रेशर 1 बार होता है। जब आप उसको कन्वर्ट कर करके, जब बार को और एटमॉस्फेयर को आपस में कन्वर्जन फैक्टर को आप में वैल्यू रख करके जब निकालोगे, पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा करके, तो वैल्यू यही 22.7 आ जाएगी। स्टैंडर्ड प्रेशर क्या रखा गया है, न्यूट्रल 1 बार इज द स्टैंडर्ड टर्म। कौन सी यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट है,
बार। और हम लोग अभी तक करते क्या हैं, स्टैंडर्ड यूनिट किसको मान के चलते हैं, एटमॉस्फेयर को। इस वजह से वैल्यू में ऑसिलेशन। क्लियर हुआ, कहीं जरूरत पड़ सकती है इसलिए मैंने बता दिया आपको। अब मुझे बताइए, अगर हम लोगों ने बात किया तो इसका मतलब क्या, बाहर से अंदर जाना है, इसका मतलब वॉल्यूम दे रखा है और नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालने हैं तो कन्वर्जन फैक्टर का क्या होगा, डिवीजन। अगर मोल दे रखा है और वॉल्यूम एट एनटीपी या एसटीपी निकालना है तो कन्वर्जन फैक्टर का ऑपरेशन जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताओ बेटा, बताओ, मल्टीप्लिकेशन। हो गया, बात समझ में आई, बात समझ में आई। अच्छा, मोल और पार्टिकल्स के लिए आपस में कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है, एवोगैड्रोस नंबर एन नॉट या Na से डिनोट करते हो। बाहर से अंदर डिवीजन के मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अगर हम बाहर से अंदर जाएंगे तो क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, और अंदर से बाहर मल्टीप्लिकेशन। ये जो है वाई मैप डायग्राम से बहुत सी चीजें देखो कुल मिलाकर के अब आपको थोड़ा सा एक रफ आइडिया लगने लगा होगा, यार यही तो करते रहते थे, मोल से मॉलिक्यूल पूछता है, मॉलिक्यूल से ये पूछता है, ये पूछता है, वो पूछता है, और हम लोग कहीं कंफ्यूज जाते थे, कहीं मल्टीप्लाई कर देते थे, कहीं डिवाइड कर देते थे, मतलब गलतियां बहुत ढेर सारी होती थी। लेकिन इस वाई मैप से आपकी गलतियां रुक जाएंगी। तो एक तो सिंपल से ध्यान रखना कि यार कि मोल्स के चारों ओर घिरे, तीन चीजें से घिरा हुआ है मोल्स, कहीं किस किस से घिरा है, मास से, वॉल्यूम से और मॉलिक्यूल से। अगर स्टोइकियोमेट्री में कहेंगे तो मॉलिक्यूल की बात करेंगे, तो इसका मतलब अगर इन तीनों टर्म से मोल पे आना है तो हर के कन्वर्जन फैक्टर से क्या करना है, हमको डिवाइड करना है, और मोल से इन टर्म्स पे जाना है, क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई करना। समझ में आया बेटा, क्लियर हुआ, नहीं क्लियर हुआ, बात समझ में आई। देखिए, अब स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कैलकुलेशन का मतलब क्या हुआ, हमने कहा कि आप स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की, अगर हम स्टोइकियोमेट्रिक की बात कर रहे होंगे, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन की बात कर रहे होंगे, तो स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन एक्चुअली होता क्या है, नोन अमाउंट से किसी कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन में नोन अमाउंट से किसी सब्सटेंस, अननोन सब्सटेंस के अमाउंट का मेजरमेंट ही हमारे लिए क्या कहलाता है, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन कहलाता है। नहीं समझ में आई मेरी बात, देखें बात को और अच्छी तरह से, और इसका मतलब जिसका अमाउंट गिवन होगा, जिसका सब्सटेंस अगर गिवन अमाउंट है, जिस सब्सटेंस का अमाउंट या उसकी क्वांटिटी गिवन है, सब्सटेंस गिवन अमाउंट, तो वो हमारे गिवन अमाउंट वाला क्या कहलाएगा, हमारा नोन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नोन सब्सटेंस कहलाएगा। जिसकी मात्रा का हमको पता है वह हमारे लिए क्या कहलाएगा, नोन सब्सटेंस कहलाएगा। और वह सब्सटेंस अमाउंट, गिवन अमाउंट, नॉट गिवन, जिसमें अमाउंट किसका नहीं दिया है, नॉट गिवन, या पूछ रहा है। नॉट गिवन मतलब जिसका क्या कर रहा है, अमाउंट नॉट गिवन, मतलब क्या हो रहा, जिसका अमाउंट क्या रहा है, अमाउंट आस्क्ड लिख दें, वर्ड ज्यादा सुटेबल होगा, जिसका अमाउंट पूछ रहा हो, अमाउंट जिसका अमाउंट पूछा गया हो, जिसका अमाउंट पूछा जा रहा होगा वो क्या कहलाएगा, अननोन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, अननोन कहलाएगा। जिसका अमाउंट दिया होगा वो हमारे लिए नोन क्वांटिटी, जिसका अमाउंट पूछा गया हो वो हमारे लिए क्या होगी, अननोन होगा। ठीक है, और अमाउंट का मेजरमेंट आपको समझते हैं कि अमाउंट का जो मेजरमेंट होता है, जो अमाउंट का मेजरमेंट किसके टर्म्स में हो सकता है, अमाउंट का मतलब क्या हुआ, इन टर्म्स ऑफ
मोल्स हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ मासेस हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बताओ बेटा। जैसे देखिए, अब हम लोग बात करते हैं मोल मोल एनालिसिस या मोल मोल रिलेशनशिप्स, ठीक है, उसकी बात। हाँ हाँ, वो चौक क्या होती, कभी कभी चौक में पत्थर आ जाता है तो वो जो है वहां पे लिखते लिखते जो है गड़बड़ हो जाता। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत? हमारे क्या हो रिलेशनशिप्स, हमारा मोल मोल एनालिसिस की बात करते हैं या मोल मोल रिलेशनशिप की बात करते हैं, ठीक है। तो किस तरह से हम लोग इसको जस्टिफाई करते हैं, समझते हैं। कोई भी अगर हमको रिएक्शन दे रखी है, जैसे हमने कहा A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, स्वाभाविक है हमको इस रिएक्शन को बैलेंस चाहिए। हमको क्या चाहिए? इस रिएक्शन को क्या चाहिए? एक बैलेंस रिएक्शन चाहिए। क्या चाहिए? एक बैलेंस। तो इसका जो एक बैलेंसिंग कोफिशिएंट भी होगा, इसके क्या होंगे? बैलेंसिंग कोफिशिएंट भी होंगे। उस बैलेंसिंग कोफिशिएंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5, मतलब कोई इंटीजर वैल्यू होगी, ठीक है। अब इस बैलेंसिंग कोफिशिएंट को हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मोल कहते हैं या स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं। तो अगर हम इस सेंटेंस में अगर हम लोग कहें तो आप ये कहोगे कि A मोल्स A moves A reacted A moves A plus B moves B gives C moves C प्लस D मोल्स। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात सर, इसमें कहीं तो दिक्कत है, ये रिएक्शन यही तो बता रही है। आपको खुद मालूम है, सभी बच्चों को मालूम है कि रिएक्टेंट हमेशा कंज्यूम होते हैं और प्रोडक्ट हमेशा फॉर्म होते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट हमेशा क्या होते हैं? फॉर्म होते हैं। पर मोल रिएक्शन में पर मोल डिसअपियरेंस, या हम रिएक्टेंट के लिए वर्ड डिसअपियरेंस भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि रिएक्टेंट जो हो रहा है वो डिसअपियर हो रहे हैं और प्रोडक्ट हमारे लिए क्या हो रहे हैं? अपियर हो रहे हैं, ठीक है ना। डिसअपियर मतलब विलुप्त हो रहे हैं और ये उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है। हिंदी बोलने के लिए बहुत बच्चों ने कहा था ना, तो इसीलिए तो मैं हिंदी बोलता रहता हूं, इसलिए क्योंकि जो वीडियो जाते हैं, वीडियो में बच्चे कहते हैं सर कुछ हिंदी भी बोल दिया कीजिए, ठीक है, क्लियर। तो पर मोल अगर निकालना है तो A मोल के लिए पर मोल रेट ऑफ पर मोल डिसअपियरेंस और पर मोल अपीयरेंस, सब्सटेंस का पर मोल डिसअपियरेंस और सब्सटेंस का पर मोल अपीयरेंस हमेशा बराबर होता है रिएक्शंस में। तो इस हिसाब से करोगे, A मोल स्मॉल a मोल का डिसअपियरेंस है, A का डिसअपियरेंस क्या है? स्मॉल है, तो पर मोल निकालोगे तो A का टर्म्स क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, आ जाएगा ना। इसका मतलब क्या होगा? मोल्स ऑफ A, इक्वेशन अगर देखें तो मोल्स ऑफ A अगर नॉर्मली अगर बात करें तो पर मोल अगर हमको लेना है तो इसके मोल से भाग देना पड़ेगा। मोल्स ऑफ A
इक्वल टू मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाई क्या होगा बताओ बेटा, बी पर मोल निकालना है ना हमको, इक्वल टू मोल्स ऑफ सी डिवाइडेड बाई स्मॉल सी इक्वल टू मोल्स ऑफ डिवाइडेड बाई क्या होगा, स्मॉल डी। अच्छा एक चीज देखिए, एक चीज ध्यान गया, अगर कोई रिएक्टेंट होगा तो वर्ड हम रिएक्टेड यूज करेंगे कि इतना रिएक्ट कर रहा, इतने मोल्स, और अगर प्रोडक्ट साइड में होगा तो इतने मोल्स फॉर्म यूज करेंगे। हो सकता कि ऑलरेडी पहले से रखा हो तो टोटल फाइनली देखोगे तो पहले से रखा हुआ वैल्यू में जो एक्स्ट्रा वैल्यू आ रही है वो जोड़ रहे होगे, तो टोटल वैल्यू यहां से नहीं आ जाएगी उसकी, तो यहां पे जितना जो है रिएक्शन में फॉर्म हो रहा होगा वही वैल्यू यहां से निकल करके आ रही होगी। और यहां पे जितना भी वैल्यू क्या हो रही है, जो चीज रिएक्टेंट डिसअपियर हो रहा है, रिएक्टेड अमाउंट, तो यहां से क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ रिएक्टेड अमाउंट ऑफ ए। अगर देखा जाए बहुत कॉन्सेप्चुअली अगर बात की जाए तो यहां पे क्या, रिएक्टेड मोल्स ऑफ बी, यहां क्या होगा एक्चुअली देखा रिएक्टेड मोल्स ऑफ ए, यहां होगा रिएक्टेड मोल्स ऑफ बी, यहां फॉर्म मोल ऑफ सी, फॉर्म मोल ऑफ डी, ये होना चाहिए ना। क्लियर हुआ ना मेरी बात? क्योंकि सवाल हम लोग आईआईटी के लिए प्रिपेयर करें तो सवाल में क्या हो सकता है, क्या होता, पहले से मोल एक्स्ट्रा दे भी सकता है और पहले से जो चीज बन रही है उसका भी पहले से मोल और गिवन हो सकता है। नहीं समझा है? तब आपसे गलती नहीं होगी, आपको तुरंत मेरी बात याद आएगी, सर यहां पे सर ने रिएक्टेड वर्ड यूज कराया था और यहां पे फॉर्म, तो ये मोल मोल रिलेशनशिप आ गया कि नहीं आ गया, ये हमारे लिए क्या आ गया, मोल मोल रिलेशनशिप आया कि नहीं आया, बताओ बेटा, मोल मोल रिलेशनशिप आ गई कि नहीं आ गई, कोई दिक्कत? इसका मतलब क्या है, हम लोग इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करना चाहेंगे। क्वेश्चन लिखिए बेटा, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, 3 moles of KClO3 when heated, 3 moles of KClO3 when heated how many moles of KCl and O2 produced, how many moles of KCl and O2 produced? हमने क्वेश्चन क्या बोला है, 3 moles of KClO3 when heated, then how many moles of KCl and O2 produced? दैट्स क्लियर? समझ में आया ना? ये सिंपल क्वेश्चन पूछा है, 60 सेकंड का हम आपको समय देते हैं करने के लिए, आप लोग करिए, बहुत सरल सा सवाल, ठीक है? ओके, 60 सेकंड का समय देते हैं, फटाक से कर लीजिए, जिससे हमको अपने कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करनी है। जब कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस सरल सवाल से ही स्टार्ट की जाती है। कितना आ रहा, केसीएल कितने आ रहे, 3 और O2 के निकालो फटाक से, तभी तो कह रहे हैं फटाक से निकालो। O2 है, O3 कहां लिखा, KClO3। चलिए देखिए, अब इस सवाल को हम लोग अपने करना शुरू करते हैं, ठीक है ना?
आपका समय ओवर हो रहा, आप सॉल्व करो। सवाल करते समय हमने क्या बताया आपको? सबसे पहले बताया कि स्टोक्यूमेट्री कॉन्सेप्ट का यूज कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन के लिए करते हैं। तो सबसे पहले तो इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। साफ साफ कह रहा है, क्वेश्चन ही बता रहा क्या क्या बनेगा। कह रहा KClO3 व्हेन हीटेड, KCl प्रोड्यूस हो रहा और क्या प्रोड्यूस हो रहा? O2 प्रोड्यूस हो रहा। KCl प्रोड्यूस हो रहा और क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? कहीं सर बैलेंस नहीं है। पहले तो आप इसको बैलेंस करिए, क्योंकि स्टोक्यूमेट्री का कॉन्सेप्ट जो है बैलेंस इक्वेशंस के लिए लगाया जाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा बताओ? बैलेंस करोगे तो इससे आप कहोगे सर इससे आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब कहेंगे सर रिएक्शन बैलेंस हो गई। ठीक, कोई दिक्कत? कहेंगे नहीं। हमने कहा किसका अमाउंट गिवन है? KClO3 का। तो ये इसका मतलब KClO3 का अमाउंट गिवन है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया? क्या हो गया? नोन। और जिसका हमसे पूछ रहा है, इसका भी पूछ रहा है और इसका भी पूछ रहा है, तो जिसका पूछता है वो हमारे लिए क्या हो जाता है? अननोन हो जाता है। ये हमारे लिए क्या होता है? ये हमारे लिए नोन हो गया, ये दोनों हमारे लिए क्या हो गए? अननोन हो गए। इक्वेशन क्या अननोन अननोन के बीच में बनाएंगे? नहीं सर, एक नोन एक इक्वेशन से एक ही अननोन सॉल्व होते हैं, मैथमेटिक्स का सिद्धांत होता है। तो इसका मतलब एक इक्वेशन हम लोग क्या कहेंगे? नोन और अननोन के बीच में मोल मोल रिलेशनशिप लिखेंगे हम लोग। मोल, नोन और अननोन के बीच में क्या लिखेंगे हम लोग? मोल मोल रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे। तो मोल मोल रिलेशनशिप देखो बेटा क्या बन के आएगी? मोल्स ऑफ KClO3 डिवाइडेड बाई, बताओ किससे भाग दें? किससे? 3 से। क्यों? 2 से। इसके स्टोक्यूमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 2 है ना, तो डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि हमको पर मोल निकालना होता है ना। इक्वल टू किसका लें? हमको पहले KCl का पूछ रहा, तो KCl वाला काम कर ले पहले। तो लिखोगे मोल्स ऑफ, इसका स्टोक्यूमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 2। तो एक नोन और एक अननोन के बीच में हमने रख दिया। क्या बन गया बताओ बेटा, बोलो। मोल्स ऑफ KClO3 कितना था? 3। 3/2 इक्वल टू मोल्स ऑफ KCl डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 कट गया, सीधे सीधे क्या आया? मोल्स ऑफ KCl कितना आया? इक्वल टू कितना आ गया? आ गया नहीं? सीधे सीधे 3 मोल आ गए कि नहीं आ गए? बहुत आसानी से। ठीक है, चलिए अब यहां पे हम लोग को क्या करना है? नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट क्या करना है? किसके किसके बीच में क्वेश्चन बनाएंगे? इस नोन और इस अननोन के विषय में। 2 पूछ रहा, तो ये पहला, ये हमारा पहला अननोन हो गया। ये हमारा अगर कहें तो ये हमारा फर्स्ट अननोन था, ये हमारा क्या है? सेकेंड अननोन है। तो पहले नोन और फर्स्ट अननोन के बीच में क्वेश्चन बनाई, फिर नोन और सेकेंड अननोन के बीच में बना लें। फटाक से इक्वेशन बनाओगे, कहोगे बहुत आसान सर, इसमें तो कोई दिक्कत की बात तो है ही नहीं। तो यहां क्या आ जाएगा बताओ बेटा? मोल्स ऑफ डिवाइडेड बाई इक्वल टू मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाई 3। इसकी वैल्यू कितनी है बेटा? मोल्स ऑफ KClO3 कितना? 3। तो 3/2 इक्वल टू क्या होगा? मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाई कितना होगा? 3। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा मोल्स ऑफ
मोल्स ऑफ O2 इक्वल टू 9/2 अर्थात 4.5। आ गया कि नहीं आ गया? 4.5 आया, बहुत आराम से निकला। कहीं कोई दिक्कत हुई किसी बच्चे को? इजीली निकला, इजीली निकला, समझ में आया? मेरी बात बहुत आराम से समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कौन कौन से रिलेशन बचे? हम लोगों ने मोल मोल रिलेशनशिप पढ़ लिया। अब क्या हो गया? मास मास रिलेशनशिप हमारे बचा। क्या और क्या बचा बेटा? वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। और नेक्स्ट क्या बचा हमारे पास? मास वॉल्यूम। ठीक है बेसिकली। अब देखिए इनको कैसे एक साथ ही, तीनों को हम एक ही साथ, तीनों चारों को एक ही साथ हैंडल कर दे रहे हैं। समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है? यहां पे एक पहले स्वाभाविक है कि हमें पास क्या दे रखा होगा? एक नोन होगा और दूसरा एक क्या होगा? अननोन होगा। नोन होगा, दूसरा क्या होगा? अननोन होगा। कोई दिक्कत? अब हमको आगे बढ़ना है। हम दोनों नोन और अननोन के बीच में क्या बनाते हैं? मोल मोल रिलेशनशिप। भाई यही तो बनाते हैं। नोन और अननोन के बीच में सबसे पहले हमारी कोशिश क्या होती है? कौन सा रिलेशन बने? नोन और अननोन को आपस में जोड़ने वाला ब्रिज जो है वो क्या है? मोल मोल रिलेशनशिप। तो इन दोनों को आपको जोड़ना है तो एक ब्रिज आपको बनाना पड़ेगा। किसका? मोल मोल किसके किसके बीच में? नोन और अननोन के बीच में। ये एक ब्रिज आ गया जो इन दोनों को जोड़ देगा। जोड़ देगा कि नहीं जोड़ देगा? जोड़ दिया। अच्छा अब मुझे बताइए ये नोन क्या है? नोन मोल ही तो दे रखे हैं। ये क्या है बेटा? नोन मोल्स। और ये क्या है? अननोन मोल्स हैं। ये नोन मोल्स हैं और ये क्या है? अननोन मोल्स हैं। ठीक है। अब देखिए अब मोल्स आपस में किन किन चीजों से कनेक्ट हो सकता है? मास से कनेक्ट हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? वॉल्यूम से कनेक्ट हो सकता है और मॉलिक्यूल से कनेक्ट हो सकता है। हो सकता है ना? हो सकता है कि नहीं हो सकता? बताओ। आप कहेंगे बिल्कुल हो सकता है सर। इसका मतलब इस साइड में जो क्वांटिटी है वो क्या है? गिवन वैल्यूज हैं। इस मोल मोल रिलेशनशिप के इस साइड की चीजें क्या है? नोन है। तो नोन एरिया है ना ये। इधर का एरिया अननोन एरिया। इधर भी हमको वैल्यूज आ सकती हैं। मास आ सकता है, वॉल्यूम आ सकता है और मॉलिक्यूल्स आ सकता है। आप कहेंगे आ सकता है कि नहीं आ सकता? बताओ बेटा। आप कहेंगे बिल्कुल आ सकता है सर। क्यों भाई? अब क्या कहें? ये नोन के हैं, ये अननोन के मास वॉल्यूमर हैं। अच्छा मुझे बताइए बाहर से अंदर जाना चाहते हैं, किससे मल्टीप्लाई करें कि डिवाइड करें? डिवाइड होगा। किससे? एम से। इसमें इधर जाएंगे क्या करेंगे? इधर अब बताओ मुझे इधर से इधर क्या मल्टीप्लाई होगा क्योंकि अंदर से बाहर जा रहे थे। अब देखो अब मुझे बताओ क्या मास मास रिलेशनशिप बन गया?
यहां चलो, मास मास रिलेशनशिप आ गया, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप बन गया कि नहीं बन गया? ये देखो, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप बन गया, ये देखो, मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स रिलेशनशिप बन गया, देखो मॉलिक्यूल, मतलब ढेर सारे, मतलब इसका जो है पूरा मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया, सारे कॉम्बिनेशन बन गए इसके। तो अगर ये पिक्चर्स अगर हमारे दिमाग में है तो कोई सवाल हमसे छूटेगा? मेरे हिसाब से तो नहीं छूटना चाहिए। तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर मैं एक क्वेश्चन देता हूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है, इससे पूरे सवाल हल हो जाएंगे। नोट डाउन कर लिया होगा। क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ में आया? मैंने कहा 367.5 ग्राम KClO3 when heated, how many grams of O2 produced, और how many liters of O2 produced at how many liters of O2 produced at STP। ठीक है, हमने कहा कि 367.5 ग्राम KClO3 को जब हीट किया जाएगा तो O2 की ग्राम में मात्रा क्या होगी और O2 की STP पर वॉल्यूम क्या होगा। चलिए 60 सेकंड का समय देते हैं, करिए। हाउ मैनी लिखा हुआ बेटा?
चलिए 60 सेकंड समय आपका ओवर हो गया, अब हम लोग सवाल को करते हैं। हमको 367.5 ग्राम क्या है, KClO3, ठीक है। इसका मतलब हमारा ठिकाना कहाँ होता है, मोल होता है, नोन क्वांटिटी का मोल, फिर हमारा अंत क्या होता है, मोल अननोन क्वांटिटी का मोल, फिर उससे फिर यात्रा आगे अगर जरूरत होती तो हम आगे अपनी यात्रा को बढ़ा लेते हैं, जर्नी को कंटिन्यू कर लेते हैं। तो ये हमारे नोन क्वांटिटी है, तो हमारा सबसे पहले क्या होगा, इसका हमको क्या निकालना है बेटा, क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल, KClO3 का कितना होगा बेटा, बोलो हैं, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 122.5 ग्राम। मोलर मास कितना आ जाएगा, 122.5 ग्राम। मोलर मास तो निकाल ही लेते होगे, और जब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो वैल्यू कितनी जाएगी, क्या आएगी बेटा, बताओ क्या आएगी, बताओ, डिवाइड करोगे क्या आएगी, 3 मोल्स किसके आ जाएंगे, KClO3 के। पूछ किसकी रहा है, बात किसकी कर रहा है, बात पहले क्या कही कि ग्राम में O2 कितना प्रोड्यूस हो रहा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी यहां पे अब नोन थी और अननोन की बात करना शुरू किया, मोल्स ऑफ O2। यहां से हमको मोल्स ऑफ O2 का पता लगाना, ये हमारी नोन क्वांटिटी हो गई, यहां क्या हो गया, ये हमारा अननोन रीजन हो गया। तो नोन रीजन से अननोन रीजन पे पहुंचने के लिए हम बीच में सहारा किसका लेंगे, किसका लेंगे बताओ बेटा, ब्रिज डालेंगे, मोल मोल रिलेशन का सहारा लेंगे, मोल मोल रिलेशन का सहारा लेंगे, तभी तो यहां से यहां पहुंच पाएंगे। और मोल मोल रिलेशन से सहारे से नोन और अननोन के बीच में अननोन क्वांटिटी का मोल निकल आएगा। तो अब इसके लिए अगर हमको इसकी क्वांटिटी का मोल निकालना है तो हमको कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन चाहिए, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो इसका मतलब यहां आप इक्वेशन लिखेंगे, KClO3 गिव्स KCl प्लस O2, बैलेंस करोगे, बैलेंस करोगे तो इधर मल्टीप्लाई करोगे किसका, 2 का, इधर मल्टीप्लाई करोगे किसका, 3 का, इधर मल्टीप्लाई करोगे 2 का। तो मोल मोल रिलेशनशिप से हमारा इस O2 का मोल निकल आएगा। तो यहां मोल मोल रिलेशनशिप बनाओगे, मोल्स ऑफ KClO3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाई बताओ बेटा 3 आया। अब मोल्स ऑफ KClO3 कितना था, 3 मोल्स, तो मोल्स ऑफ O2 कितना आ गया बेटा, 9/2। वैल्यू रखोगे जब तो यहां पे इसकी वैल्यू तो 3 है, 3/2 इक्वल टू मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाई 3। फाइनली क्या आ गया बताओ बेटा, मोल्स ऑफ O2 कितना आ गया, 9/2। कितना आ गया बेटा, 9/2। तो यहां मोल्स कितना आ गया, 9/2, यहां लिख दें हम लोग 9/2 मोल्स ऑफ O2। क्वेश्चन मार्क का साइन हटा दिया, यहां तक पहुंच गए हम। अब हमारी जर्नी हमको कहां ले जानी है, क्या निकालनी है, मास ऑफ, क्या निकालनी है, मास ऑफ O2। मास ऑफ O2 भी निकालना है पहले स्टेप में जर्नी, मास ऑफ O2। यहां से यहां पहुंचना है, अंदर से बाहर पहुंच रहे हैं, डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन किसका, मोलर मास का। O2 का कितना होता है, O2 कितना, 32 आ जाएगा, 32 ग्राम आ गया, मामला बन गया। इसका मतलब यहां पे आएगा, इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने, 9/2 इंटू 32 ग्राम। ये आंसर है हमारा। सॉल्व कर लोगे कि नहीं कर लोगे बताओ। अब नेक्स्ट, अब हमको नेक्स्ट जर्नी कहां पे था, अब देखो तुरंत देखो कितनी इजीली हो रहा है कि नहीं, सवाल बताओ, कोई दिक्कत हो रही है, इजीली हो रहा, कनेक्ट हो रहा है सवाल कि नहीं कनेक्ट हो रहा।
अब यहाँ पे आए फटाक से बात, अब हमको अगला क्या पूछ रहा था बेटा, क्या पूछ रहा था हमसे, क्या पूछा था, बोलो चल फटाफट बोलो। O2 के कितने वॉल्यूम, O2 के लीटर्स एट एसटीपी पूछ रहा था, वॉल्यूम पूछ रहा था, क्या पूछा था, वॉल्यूम एट, यहां जो हमको पूछ रहा था क्या पूछा था, वॉल्यूम्स ऑफ O2 एट एसटीपी पूछ रहा था हमसे, पूछ रहा था नहीं पूछ रहा था। इसका मतलब हमारा क्या हो रहा, हम लोग अंदर से बाहर जा रहे हैं, इसका मतलब मोलर मास से हमको क्या करना पड़ेगा, मोलर वॉल्यूम से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसके मोल तो तुम्हें मालूम ही है, तो यहाँ फाइनली वैल्यू कितनी आएगी, आप कहोगे सर 9/2 इंटू 22.4, इतने लीटर ही आ जाएगा। कर लोगे, कोई दिक्कत, कोई समस्या, हट जाए ये समस्या, चलिए नोट करिए। आई होप डेट कि मेरे ख्याल से आप स्टॉक्यूमेट्रिक के सवाल आपसे छूटेंगे नहीं, हमने आपको उसका बिल्कुल कंक्लूजन बता दिया है कि कैसे रिएक्शन को किस तरह भी कहीं, अब हम अगर आपको मॉलिक्यूल्स दे दें, एटम्स दे दें, कुछ भी दे दें, तो आप कहीं से भी कनेक्ट कर करके आप इस फ्लो चार्ट को बनाओगे और बना करके इस फ्लो चार्ट में वैल्यू लगते जाओगे और कैलकुलेट करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तुरंत कर दोगे। आई एम राइट? ठीक है, चलिए आज लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। ओके, फिर अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी।